गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश आर मिश्रा, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, महाराष्ट्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत विशेष रूप से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तेज बुखार का होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कफ होना और सर्दी होना, साथ साथ में हेडेक होना, उल्टी जैसा लगना, जी मचलाना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे आम जनता जो है काफ़ी भयभीत है, लोग डरे हुए हैं, घरों में रह रहे हैं। इसी कोरोना से संबंधित ही एक विशेष लक्षण जो है ब्रीथलेसनेस किंवा कफ या गले में कफ का होना या सांस लेने में तकलीफ का होना, उससे संबंधित लक्षण एवं व्याधि आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत जो है कास, ऐसा आचार्यों ने उल्लेख किया है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट, इन तीनों ही महर्षियों ने आयुर्वेद संहिताओं के अंतर्गत अपने अपने शास्त्रों के अंतर्गत जो है कास व्याधि का अलग से अध्याय विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उसमें कास के प्रकार, उसकी व्युत्पत्ति, लक्षण, पूर्व रूप एवं चिकित्सा का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा माधव निदान ने अंदर जो है कास व्याधि का और कास लक्षण, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है आचार्य माधवकर ने भी उसका विस्तृत विवेचन किया हुआ है। कास व्याधि, यह आचार्य चरक, जैसा कि आप जानते हैं कि निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः चरकस्तु चिकित्सते। तो चरकस्तु चिकित्सते, चिकित्सा की दृष्टि से आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के अंतर्गत जो है पूर्ण 18वें अध्याय कास व्याधि चिकित्सा, 18वां अध्याय, उसमें 191 श्लोकों का वर्णन किया है। उसके अलावा आचार्य सुश्रुत, जबकि वो शल्य चिकित्सक थे, परंतु उन्होंने भी, मोहम्मद जी गुड इवनिंग, उन्होंने भी जो है इसका काफी अच्छे ढंग से उल्लेख किया है और इन्होंने 47 श्लोकों के अंतर्गत जो है अपने उत्तर स्थान के अंदर, उत्तर तंत्र के अंदर, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के अंतर्गत चिकित्सा तंत्र नामक जो है 14वें अध्याय, यानी उत्तर तंत्र का 52 अध्याय, उसमें चिकित्सा का 14वां अध्याय, उसके अंदर 47 श्लोकों के अंतर्गत जो है कास व्याधि चिकित्सा का वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट ने चिकित्सा स्थान के 3रे अध्याय के अंतर्गत जो है 180 श्लोक, इसके अंतर्गत जो है कास व्याधि का निदान, चिकित्सा और विस्तृत विवेचन किया हुआ है। अक्षय जी नमस्कार, नागेश जी नमस्कार। आचार्य वाग्भट ने ही अष्टांग हृदय की चिकित्सा स्थान अध्याय 4 के अंतर्गत जो है कास चिकित्सा का विस्तृत विवेचन किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कास यानी कफ, यह स्वतंत्र रूप से व्याधि के रूप में जब यह दूसरे उपद्रवों को उत्पन्न करता है तब, और व्याधियों के लक्षण के रूप में कास यह उत्पन्न होता है। यानी हम नैदानिक दृष्टि से 2 प्रकार से देख सकते हैं इसको। लाक्षणिक, या ज्वर उत्पन्न हुआ या क्षय है तो उसमें कास उत्पन्न होना, और कास का अलग से उत्पन्न होना। मानव प्रताप जी नमस्कार। तो कास का उत्पन्न होना, अब हमें जो है ध्यान ये रखना पड़ता है कि यह कास, आचार्यों ने कहा कि कसनात कास उच्यते, कांसा जो एक मेटल है उसको टूटने की तरह से आवाज का उत्पन्न होना, यह आवाज जो है इस तरह से करना या इस तरह से करना, तो ऐसे जो शब्दावली उत्पन्न होती है, ये कास उत्पन्न होता है। और कास इस व्याधि या लक्षण के अंतर्गत जो है प्राणवायु और उदान वायु, इन दोनों वायु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा जो है कास उत्पन्न होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि कास जो है यह कैसे होगा, यानी किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है। कि जैसा कि तो आपको सभी चिकित्सक वर्ग जो है इस आयुर्वेद, विश्व आयुर्वेद संगठन के उस पर जुड़े हुए हैं,
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्वास और हिक्का यानी ब्रीथलेसनेस का होना और हिकअप होना, ऐसे दो जो व्याधि अलग से बताई है आचार्यों ने, उनके जो हेतु हैं उन्हीं हेतुओं के द्वारा, जैसे कहा कि रजसः धूमवाताभ्याम या धूम उपघातात, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पोलिन्स, अधिक स्मोक यानी धुएं का सेवन करना, धुएं की वजह से, धूम्रपान की वजह से, शीत अन्न यानी ठंडा पदार्थ, कोई भी जो है फ्रिज में रखा हुआ पदार्थ का सेवन करना या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने की वजह से, ठंडा जल का उपयोग करने की वजह से, उसके अलावा अत्यधिक एक्सर्शन, एक्सरसाइज करने की वजह से, अत्यधिक जो इंटरकोर्स करने की वजह से, उसके अलावा भार का वहन ज्यादा करने की वजह से जो है, कि वह सुबह के समय या फिर जो है कफ और वात इनकी दुष्टि ज्यादा होने की वजह से शरीर के अंदर जो है रुक्ष कास और कफ युक्त कास, ऐसे दो प्रकार के लक्षण या व्याधि हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन कास को ध्यान रखते हुए, और तीसरी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि कास जो है इस व्याधि से, आधुनिक पैरामीटर्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे देश का इससे मरने वालों की संख्या तीसरे स्थान पे है, ऐसा बताया गया। यानी ये काफी जो है फेटल भी है यदि वह व्याधि के रूप में उत्पन्न होता है तो, क्यों ब्रीथलेसनेस ज्यादा हो जा रहा है। जैसे आप कोरोना की बात हम करते हैं तो इसमें यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के नीचे जा रहा है, SpO2 जिसे आप कहते हो, तो 90 के नीचे जाने का मतलब जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपके फेफड़ों में कम मिल रही है, जिससे वह व्यक्ति या वह रोगी जो है काफी पीड़ित हो रहा है और उसे ब्रीथलेसनेस, सीवियर ब्रीथलेसनेस फीलिंग होती है। 90 से नीचे जाने का मतलब उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। अंगुलियों के अंदर जो है नीलापन उत्पन्न होना, जिसे आप साइनोसिस कहते हो, क्लबिंग का उत्पन्न होना, माथे के और ललाट के ऊपर जो है पसीने का आना, अक्षय जी नमस्कार, उसके ऊपर माथे पे ललाट पसीने का आना उत्पन्न होना, और आंखों के सामने जो है अधेरा जैसा फीलिंग होना कि वहां ऐसे चंद्रवत प्रतीति होना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं कास में, खांसी में। तो इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और क्षतज, ऐसे 5 प्रकारों में जो है इसका वर्णन किया है। और ये जो है हमें स्पष्टतः उनके लक्षणों के आधार पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे वातज, यदि कास की चर्चा हम करते हैं तो वातज कास जो है यह रुक्ष प्रवृत्ति का होगा, शूलयुक्त होगा, रुद्र पार्श्व, पृष्ठ, कटी प्रदेश में वेदना उत्पन्न होती है, आंखों के सामने वेदना लगेगी, शंख प्रदेश, ललाट प्रदेश, गर्दन के पास जो वेदना होगी, और रुक्ष कफ की उत्पत्ति होगी। उसमें जो है कफ नहीं निकलेगा बट आवाज आएगी, जो इसे हम क्या कह सकते हैं, वातज कास कहते हैं। और अब हम पित्तज कास के बारे में बोलें तो पित्तज कास, यह इसके अंदर जो है धूम की प्रतीति होना, मूर्छा होना, सम्मोह उत्पन्न होना, हृदय प्रदेश में दाह उत्पन्न होना, उद्गार, अम्ल उद्गार उत्पत्ति होना, और येलो कलर का पीतवर्णी कफ की निष्पत्ति होना, ये जो है पित्तज कास के अंदर बताया गया है। अत्यधिक आतप का सेवन, अत्यधिक धूम का सेवन, अत्यधिक सूर्य की रोशनी लगने की वजह से, और कटु तिक्त कषाय रसात्मक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने की वजह से, जो कि वह अम्ल पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की वजह से। ट्विंकल नमस्कार। तो क्या होता है कि पित्त जो है वह वायु और कफ को साथ में दूषित होकर के जो है पित्तज कास उत्पन्न करता है। इसमें म्यूकोपुरुलेंट जो है येलो कलर के कफ निकलते हैं बाहर, ग्रीनिश कलर के कफ निकलते हैं बाहर। तीसरा जो प्रकार है वह कफज कास है। कफज कास यह प्रकार मधुर, शीत, गुरु, स्निग्ध ऐसे पदार्थों के ज्यादा सेवन करने से, किसी भी प्रकार के पिष्टान्न मैदे के पदार्थ का ज्यादा सेवन करने की वजह से, उसके अलावा जो है मधुर पदार्थ लाइक रबड़ी, जलेबी, छेना, इनका उपयोग, किंवा गुण और गुण से बने हुए पदार्थों का उपयोग, शक्कर से बने हुए पदार्थों का उपयोग, इनका सेवन ज्यादा करने की वजह से कफज कास, क्योंकि कफ जो है यह गले में जाकर के संलिप्त हो जाता है और संलिप्त होकर के वह कोटिंग करता है, यानी गल और तालु, यानी जिसे आप टॉन्सिल कहते हो, यूला कहते हो,
ऐसी दो जगह पे जाकर के कोटिंग उत्पन्न करने की वजह से वहां अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन कमी होते होते जो है कफज का वह लंग्स के एल्वियोलर में जाकर के बैठता है, और हमें कफयुक्त, जब रोगी खांसी करता है तो उसके खांसी करने के बाद जो है कफयुक्त काश उत्पन्न होता है। इस प्रकार से वातज, पित्तज और कफज ये दोषज जो काश होते हैं ये ऋतु के अनुसार भी होते हैं, अवस्था के अनुसार होते हैं। बुढ़ापे में जरावस्था में वातज काश की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई पड़ती है, युवावस्था में जो है पित्तज काश दिखाई पड़ता है। तो अब जब यही काश धीरे धीरे यदि इनका हम चिकित्सा नहीं करते हैं तो शास्त्रीय आधार है, सिद्धांत बताया गया कि संचय अपृता दोषा लभंते न उत्तरागति ते तु उत्तरासु भवसु गतिषु बलवत्तरा, यानी दोषों की संचय अवस्था के अंतर्गत ही यदि हम इनका चिकित्सा नहीं करते हैं, इन दोषों की चिकित्सा नहीं करती हैं, परिणाम क्या होता है कि यह संचय अवस्था प्रकोपावस्था को प्राप्त होती है और धीरे धीरे वह प्रसरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो प्रसरावस्था में आ जाती है, व्यक्तिभेदावस्था में आ जाती है। अब यदि ये वातज, पित्तज और कफज काश हमने ठीक नहीं किए तो वह कालांतर में जाकर के क्षयज और छदज काश के अंतर्गत जो है परिवर्तित हो जाता है। क्षयज काश के अंतर्गत क्या होता है कि धातुओं का जो है क्षय भाव, यानी जब धातुएं अपनी प्रगल्भावस्था में ना होते, मतलब नॉर्मल रूप से काम ना करते हुए धातुओं में आम अंश की निर्मिति ज्यादा होती है, यानी उनके किट्ट भाग का निर्माण ज्यादा होता है। तो जब किट्ट भाग का निर्माण होता है तो वहां पे अन्नवाह, उदकवाह और प्राणवाह ऐसे तीन जो स्रोत इसके अंदर दुष्टि के विशेष कारण है। इसकी वजह से आम अन्न ज्यादा बनेगा और आम अन्न की निर्मिति, साथ साथ में अत्यधिक शुक्र धातु का क्षय होना, मेद धातु का क्षय होना, रस धातु का क्षय होना, इनकी वजह से भी जो है क्षयज काश के चांसेस रहते हैं। और क्षतज काश अभिघात, किसी भी प्रकार का अभिघात होने से, ट्रॉमा होने से, कि वहां अत्यधिक भार का कंटिन्यूस होने से। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े शहरों में लोग अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा ही भार ढोते हैं, भार का वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में रात्रि जागरण करते हैं, ऐसी स्थिति में क्यों रुक्ष अन्न का सेवन करते हैं, अल्प अन्न का सेवन करते हैं, प्रमित अन्न का सेवन करते हैं, सतत उपवास करते हैं। ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के विहार बताए हैं, रात्रि जागरण करते हैं, लवन करते हैं, इन कारणों से कि वहां रुक्षवात का ज्यादा सेवन करना, ऐसी स्थिति में जो है क्षयज काश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसमें शोणित युक्त कफ जो है रोगी के मुख से निकलता है। जब वह कफ करता है उसे ज्वर की प्रतीति होती है, सारे शरीर में दाह उत्पन्न होता है, सर्वांग वेदना होती है, रोगी थका महसूस करता है, रोगी दुर्बल होता है, रोगी कृशवर्णी हो जाता है। अब ये सब वातज, पित्तज, कफज, क्षयज और छदज, इन काश को उनके लक्षणों के आधार पर देखते हुए एक कुशल चिकित्सक जो है उनकी चिकित्सा करता है। मॉडर्न पैरामीटर्स कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कफ, एक एक्यूट कफ हो सकता है, दूसरा क्रॉनिक कफ हो सकता है। एक्यूट कफ की बात जब आप करते हो तो लेस देन 3 वीक्स, इफ देयर इज लेस देन 3 वीक्स ऑफ कफिंग, 3 सप्ताह से कम यदि कफ रोगी खांसी कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो वह पैरामीटर जो है एक्यूट कफ के अंतर्गत आता है। और 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रोगी यदि जो है कंटिन्यूस कफ करता है, खांसी करता है, प्रातः काल उसकी खांसी बढ़ जाती है, सायं काल के अंदर उसको फीवर आता है कि वहां उसकी खांसी बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में वह क्रॉनिक कफ के नाम से जाना जाता है। उसे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि बिफोर 3 वीक्स इट्स एक्यूट कफ एंड 3 वीक्स टू 8 वीक्स इट्स क्रॉनिक कफ। अब कफ जो है यह एसोसिएट भी हो सकता है, लाइक किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, उसकी वजह से भी कफिंग हो सकती है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी वजह से लगातार कफिंग हो रही है, किसी को किसी भी प्रकार का ट्रॉमा उत्पन्न हो गया है, उसी कफिंग हो रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं प्लूरेसी का, जिसे आप प्लूराइटिस कहते हो, फेफड़े के अंतर्गत पानी का भर जाना। फेफड़े में पानी का भरने की वजह से जो है व्यक्ति को खांसी करने में से बहुत ही तकलीफ होती है। उसे चेस्ट रीजन में
बैक रीजन में और बायलेटरली यानी पार्श्व रीजन में जब वह खांसी करता है तो सीवियर पेन होता है, उसको थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है। इवन वह पेशेंट इतनी ज्यादा खांसी करता है कि वह चेस्ट पेन उत्पन्न होता है और उसे टॉलरेट करने में असमर्थ होता है। हमें ऐसा लगता है कि रोगी को क्या हो गया है, किस प्रकार की ऐसी व्याधि उत्पन्न हो रही है जिससे जो है वह टॉलरेट नहीं कर पाता। स्पेशली रात को कफिंग बहुत ज्यादा होती है, प्रातः काल में कफिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में यदि रोगी का हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसे आप सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हो, ईएसआर कराते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके अलावा नॉर्मल एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करना बहुत आवश्यक होता है। तो चेस्ट एक्सरे से पोस्टीरियर इंटरव्यू, चेस्ट एक्सरे, सीबीसी और साथ साथ में ईएसआर। सीबीसी के अंतर्गत जो है उस रोगी का सफेद पेशी, जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हो, वो काफी बढ़ा रहता है। मोर देन 11,000, 12,000 या 16,000 कह सकते हो, वह काफी बढ़ता है। प्लेटलेट काउंट स्टेबल रहता है, आरबीसी कम हो जाता है और चेस्ट एक्सरे करने के बाद जो उसके दोनों ही लोअर लोब के अंदर रीजन के अंदर ओपेसिटीज दिखाई पड़ती है। ऐसी अवस्था न्यूमोनिया के अंतर्गत भी हो सकती है। गौरांग जोशी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो ऐसी अवस्था जो है न्यूमोनिया के अंतर्गत भी आ सकती है। उसके अलावा जो है जिसे आप न्यूमोथोरेक्स कहते हो, यानी फेफड़े में हवा का भर जाना, न्यूमो मतलब हवा, हवा का भरना, उससे भी जो है रोगी जब खांसी करता है तो शुष्क कफ, यानी कफ निकलता नहीं है, ऐसे कफ नहीं निकलेगा, कफ निकलेगा। तो ऐसी खांसी करना कंटिन्यूअस और चेहरा जो है एकदम लाल हो जाता है, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है और पेशेंट जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। ये सब अवस्थाएं देखी जाती है। तो हमने आपसे चर्चा की यदि पानी भरा हुआ है, प्लूरेसी है, तो आप दो अवस्थाओं में जो है, एक तो प्लूरल इफ्यूजन है तो उसको जो है आप टैपिंग करके धीरे धीरे निकाल सकते हो, साथ साथ में जो है आयुर्वेद की ऐसी औषधियां दे सकते हो जिसके द्वारा उसका पानी धीरे धीरे सूखे। और चूंकि व्यक्ति दुर्बल हो गया रहता है तो दुर्बल होने की वजह से वहां पे संतर्पण, बल्य और रसायन चिकित्सा देनी चाहिए। इन अवस्थाओं को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। न्यूमोथोरेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, उसके अलावा जो है ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर वो भी तकलीफ आ सकती है, उससे भी कफिंग होती है। अस्थमा है तो उसमें भी कफ निकलेगा, कभी जो है शुष्क कफ निकलेगा तो कभी जो है कफ युक्त कफ निकलेगा, यानी श्लेष्म युक्त कफ निकलेगा। तो ये सब अवस्थाएं जो है हम भिन्न भिन्न प्रकार के कास में देखने को आते हैं। इवन यदि कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, लाइक जो है यदि आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते हुए भी आचार्य ने यह भी बताया कि भोजन करते समय भोजन किस परिस्थितियों में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है कि अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित, यानी भोजन करते समय अजल्पन, बिना किसी दूसरे से बात करते हुए, अहसन बिना हंसते हुए, बिल्कुल हंसना नहीं, कोई कॉमेडी सीरियल नहीं देखना, कि आपस में कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी कि जिससे आपके मुंह से बहुत ज्यादा हंसी निकल जाए। और हंसी निकलने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अन्न जो है मुंह से बाहर जोर से निकलता है, जिसे बाउट कहते हो, प्रोजेक्टाइल टाइप का मुंह से निकलना, और तुरंत खांसी आना शुरू हो जाती है। यानी रीजन क्या होता है कि आपके उस अन्न का, जहां पर अन्न नलिका के अंदर वह भोजन जाना चाहिए, वह श्वास नलिका को जाकर के क्षोभ उत्पन्न करता है, और जैसे ही श्वास नलिका के अंदर क्षोभ आता है तुरंत आपको कफ उत्पन्न होता है। यानी इसीलिए कहा गया कि भोजन का विमार्ग गमन, आहारश्च विमार्ग गमनम, उसकी वजह से भी जो है क्षोभ उत्पन्न हुआ, कि वहां वेग का धारण किया आपने, कि वहां छिंका का धारण किया, छवतु का धारण किया, तो ऐसी अवस्था में जो है आपको कफ की निर्मिति होती है, तुरंत व्यक्ति जो है खांसी करता है। तो ये सब जो बातें थी हमने चर्चा की, जो है आपसे नैदानिक दृष्टिकोण क्या है कि कैसे करते हैं। अब यदि मौद्रिक पैरामीटर हमने बताया कि आपको सीबीसी करें, ईएसआर करें, एक्सरे चेस्ट करें प्लेन, उससे भी ना समझ में आए तो सोनोग्राफी करें, सोनोग्राफी से भी समझ में आए तो फिर सीटी स्कैन करें, चेस्ट एक्सरे का सीटी स्कैन करें, कि वह टोमोग्राफी करें, इमेजिंग टोमोग्राफी भी होती है जो है। ऐसे भिन्न भिन्न पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा आप कफ को फाइंड आउट कर सकते हो कि ये किसी प्रकार की व्याधि से रिलेटेड कफ है, अथवा यह कफ जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टोमेटिक है या स्वतंत्र रूप में व्याधि। तो ऐसी दोनों ही अवस्थाओं में आप ध्यान सकते हो। अब हम चिकित्सा की बात करेंगे। चिकित्सा, डॉक्टर दीपा मेहरा जी नमस्कार। तो चिकित्सा की बात जब हम करते हैं तो आप यदि अभी एट प्रेजेंट देखेंगे तो कोरोना व्याधि खास करके
गले में एक कोटिंग उत्पन्न होती है, जैसा बताया गले में कोटिंग आ जाती है, और गले में एक कोटिंग आने की वजह से इनर लेवल जो है स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होने की वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, जिससे जो है व्यक्ति को सीवियर ब्रीथलेसनेस शुरू होती है। इस मामले में आचार्य सुश्रुत ने जो है बहुत अच्छा उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुत ने जब चिकित्सा की तो उन्होंने एक अच्छा योग बताया। वो कहते हैं कि गला एकदम से बंध जाता है, तो बंधा हुआ गला उसको खोला कैसे जाए। जैसे कहा उन्होंने जो है कि फिर उन्होंने कुछ औषधि द्रव्य बताए। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान के 52वें अध्याय के अंतर्गत चिकित्सा तंत्र का 14वां अध्याय, उसमें उन्होंने श्लोक दिया कि श्रृंगी वचा कटफल कत्रुडाब्द, श्रृंगी वचा कटफल कत्रुडाब्द धान्य अभया भारंगिम अम्राव विश्वम उष्णाम्बुना हिंगुइतम तु पीत्वा, मैं रिपीट कर रहा हूं, उष्णाम्बुना हिंगुइतम तु पीत्वा बद्ध्यास्यम अपि आशु जहात कासम, बद्ध आस्यम अपि आशु जहाती कासम। इसका मतलब क्या हुआ? बद्ध आस्य नहीं, जो गला बधा हुआ है, किसके द्वारा बधा हुआ है? यह गला आपका कफ के कोटिंग के द्वारा बधा हुआ है। आपको वहां पे स्वेलिंग उत्पन्न हो गई है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ गई है, आपका टॉन्सिल के अंदर स्वेलिंग आ गई है, आपके यूविला में स्वेलिंग आ गई है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बद्ध आस्यम अपि आशु जहाती कासम। आशु मतलब शीघ्र ही, जहाती यानी छोड़ देता है, कास को छोड़ देता है। यह सुश्रुत का बहुत ही अच्छा योग है। उन्होंने इसमें दिया हुआ साफ साफ क्या दिया कि काकड़ा सिंगी, जिसे आप कर्कट सिंगी कहते हो, वचा कटफल यानी कायफल, कत्रुण नागरमुथा जिसे अब्दाब्द कहते हैं, अब्द यानी जो जल में उत्पन्न होता है, वह विशेष औषधि जिसका नाम जो है मुस्ता है। मुस्ता बहुत ही प्रचलित द्रव्य है। मुस्ता का उपयोग, धनिया का उपयोग, बड़ी हरड़ हरितकी का उपयोग, भारंगी, देवदारू, सुंठी और हिंगू, इन द्रव्यों को चूर्ण बना करके जो है उष्ण जल के साथ में, यानी इन द्रव्यों का उपयोग 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, क्यों 5 से 10 ग्राम की मात्रा में रोगी अपने बल और अपने जो है अवस्था के अनुसार यदि प्रातः सायं उष्ण जल से सेवन करता है तो निश्चित रूप से उसका बधा हुआ कफ भी, गले में जो लिपटा हुआ कफ है, वह निश्चित रूप से बाहर निकलता है और शीघ्र ही बाहर निकाल देता है। मैंने इसलिए स्पष्ट उल्लेख किया कि यह आज के डेट में, आज जो परिस्थिति है कोरोना काल में लोगों को समस्या है, तो मुझे लगता है कि इन औषधि द्रव्यों का उपयोग हम निश्चित रूप से कर सकते हैं और लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा जो है एक दिया है कि फल त्रिवृत्तादि चूर्णम, फल त्रिवृत्तादि, हाँ प्रदीप, फल त्रिवृत्तादि चूर्णम, इसमें जो है त्रिफला, हरड़ा बहेड़ा आंवला, इसका उपयोग, और त्रिकटु सुंठी मुरी पिंपली का उपयोग, विडंग, करकट सिंगरी, रासना, वचा, पद्माख और देवदारू, ये औषधि द्रव्य एकत्र करके चूर्ण कर लें। और चूर्ण करने के बाद जो है इसका उपयोग जो है मध के साथ में, खड़ी शक्कर के साथ में और घृत के साथ में। देखिए ये तीनों अलग अलग बताया हमने कि मध यानी यदि आपको कफज कास है तो वहां पे आप मध का उपयोग कीजिए, यदि जो है आपको पित्तज कास है तो वहां पे घृत का उपयोग कीजिए निश्चित रूप से, और यदि वातज काफ है तो वहां पे आप उष्णोदक का उपयोग कर सकते हो, यानी उष्ण जल का उपयोग कर सकते हो, जिसका अनुपान के रूप में उपयोग करने से वातज, पित्तज और कफज कास का क्रमशः शुद्धि होती है, ये ठीक होते हैं। अब जो है तीसरा यदि हम आपको बताएं तो पथ्यादि चूर्ण करके बहुत अच्छा योग बताया है। पथ्यादि चूर्ण, इसमें हरड़ यानी हरितकी, शर्करा, आंवला, लाजा, पिप्पली और सूंठ, इरफान जी गुड इवनिंग, और सूंठी यानी सूंठी का उपयोग जो है, इसकी चूर्ण को घी के साथ में किंवा मध के साथ में आप उपयोग कीजिए, इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि कास के लिए बहुत ही लाभदायक है। तीसरा पिप्पली, यदि आप 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम ले सकते हैं, पिप्पली का चूर्ण साथ में लीजिए, 3 रत्ती यानी 375 मिलीग्राम ले लीजिए, और 6 और गुड़ लीजिए साथ में। तो इन गुड़ का, पिप्पली का और सुंठी का, यानी सुंठी, पिप्पली और गुड़, यदि इन्हें आप जो है इनके मात्रा के अनुसार साथ में मिला करके चाटें तो भी कास के अंतर्गत जो है बहुत ही लाभ होता है।
काली मिरी का चूर्ण, उसके अलावा शर्करा यानी खड़ी शक्कर, घृत और शहद का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। देन इसके अलावा जो है आंवला, पिपली, शुंठी और शर्करा, इनको जो है आप एक साथ मिला करके दही का मंड यानी ऊपर का जो भाग होता है उसके साथ प्रयोग कीजिए, निश्चित रूप से खांसी में लाभ प्राप्त होता है। देन हिंगू का प्रयोग बताया गया, शुद्ध हिंगू का चूर्ण। अब हिंगू का प्रयोग क्यों? जैसा कि आप जानते हैं हिंगू दीपन और पाचन का काम करता है। यह जो है खास करके अन्नवाह स्रोतस पे बहुत ही लाभकारी है, अन्नवाह स्रोतस पे कार्य करने की वजह से। और ये जो कास है यह भी आमाशय समुद्भवम बताया गया, अन्नवाह स्रोतस की दुष्टि की वजह से आमंस की निर्मित होती, परिणामतः जो है आपको खांसी उत्पन्न होती है। तो हिंगू चूंकि दीपन पाचन है, अन्नवाह स्रोतस पे काम करता है, उसके अलावा कृमि श्वास कासजित भी बताया है, इसलिए हिंगू चूर्ण का उपयोग आप कर सकते हैं, जिसमें शुद्ध हिंगू चूर्ण और अनुपान जो है कांजी के साथ करेंगे, कांजी का उपयोग करेंगे तो वह पित्तज कास के अंदर भी लाभदायक होता है। देन मरीच चूर्ण की वर्ती बनाते हैं, मरीच की वर्ती बनाएंगे और धूमपान का उपयोग आप कर सकते हैं। मरीच चूर्ण, शहद और उसके अलावा भारंगी, वचा और हिंगू का उपयोग एक साथ कीजिए, वह भी लाभकारी होगा। देन मुस्ता, इंगुदी, मुलेठी, जटामासी, मनाशिला और हरताल, इसको आप वर्ती बनाइए और वर्ती बना करके इसका धूमपान कीजिए। धूमपान मैं शब्द क्लियर कर रहा हूं, धूमपान यह औषधि है और जब आप धूम्रपान कहते हो तो वह स्मोक होता है, वह जो है सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। तो इसका वर्ती बनाएंगे और इस वर्ती का उपयोग धूमपान के लिए हम सुबह, प्रातः, सायं जैसे जो 8-9 काल बताए हैं उस हिसाब से हम धूमपान का उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभदायक है। वातज काश चिकित्सा जब करते हैं तो उसके अंदर जो है षटपल घृत का उपयोग, विदारी गंधादि औषधि गणों का उपयोग और वासा पत्र सुरसिद्ध घृत का उपयोग। वासा जिसे अड़ुलसा कहते हो, गांव में बहुत ही ज्यादा उपलब्ध है, मिलता है, आसानी से मिल जाता है। अड़ुलसा का हमारे यहाँ लाटोरा शब्द उपयोग किया जाता है यूपी में, तो ये लाटोरा भी कह सकते हो। उसके पत्ते का उपयोग जो है उसको गर्म करते हैं तवे के ऊपर और पत्ते को निचोड़ करके जो है पीने के लिए देते हैं शहद मिला करके, जो कि हुपिंग कफ यानी कुकुर खांसी के अंदर जो है बहुत ही लाभदायी है वासा पत्र सुरस। और वातज कास में चिकित्सा सूत्र में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि विरेचनम स्नेहिकम अत्र च उत्तम स्थापनम, यानी यदि जो है विरेचन करना, पहले विरेचन करना, कौन सा विरेचन करना? तो स्नेहिक विरेचन करना। उत्तम आमय स्थापनम चापि अनुवासनम च धूमम पिबेत स्नेहिकम, धूमम पिबेत स्नेहिकम अप्रमत्तः पिबेत, सुखोष्णम घृतम एव च अत्र हिताय वाग्वाह अत्र स्थलेषु सिद्धा पयांसिलेहा सद्या घृतश्री। ये वात चिकित्सा सूत्र है। कफज कास के अंतर्गत जो इन्होंने कहा कि प्रच्छर्दन वमन कराएं यदि कफज कास व्यक्ति है। तो वैसे भी आपने देखा है कि जब कफ काफी लिप्त रहता है तो व्यक्ति को व्हीजिंग बढ़ जाती है, विशल साउंड आता है, आंखों के सामने एकदम से ऐसे लगता है अंधेरा छा रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है हमें वमन कराना चाहिए, पिपली और मदन फल लेकर के वमन कराना चाहिए। काय शिरोरेको हो, शिरोविरेचन कराया हमने जो है। और उसके अलावा धूमाह कवल ग्रहाश्चा, भिन्न भिन्न तिक्त औषधियों का धूमपान कराया जाए। कवल ग्रह, गंडूस और कवल गार्गल्स किए जाए। उष्णाश्चलेहा और डिफरेंट टाइप ऑफ गर्म उष्णाश्चलेहा, उष्णले के और कटुकाह नियन्यु कफम विशेषता सविशोषणाचा, कटु पदार्थों का उपयोग करने से कफज कास का समन होता है। देन कटुत्रिघ्य जो है शुंठी मिरी पिप्पली, इसका उपयोग आप जो है मध के साथ कर सकते हो और यह कफज कास में बहुत ही लाभदायक है। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में प्रातः और सायंकाल दोनों ही अवस्था में जो है कि वह प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 समय से जो है मध के साथ उपयोग करने से कफज कास में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। पाठादि घृत बताया इन्होंने कि पाठा, बिडलवण, शुंठी, मरीच, पिप्पली, वायविडंग, संधोलवण, गोक्षुर, रासना, चित्रक, बला, काकड़ा सिंगी, वचा, मोथा, देवदारू, दुरालभा, भारंगी, हरण, करचूर,
इसका जो उपयोग जो है यह श्वास, अग्निमांद्य, स्वरभेद और 5 प्रकार के कास में करते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। तो ये कुछ जो है ऐसे योग हैं जो कार्य करते हैं। इसके अलावा यदि आप कार्य की बात करते हैं तो खरजूरादि योग, क्षयज और क्षतज कास, खास करके जहां पे धातु क्षय की स्थिति रहती है और व्यक्ति बहुत ही दुर्बल हो जाता है, ऐसी स्थिति में खरजूरादि योग का उपयोग जो है आप कर सकते हैं, जिसमें खरजूर, भारंगी, पिप्पली, प्रियंगु, मधुलिका, छोटी इलायची और आंवला, इनके एकत्र करके जो है इनका उपयोग कीजिए और ले कीजिए, आराम करता है। दूसरा, आंवले का चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, क्यों गुणोदक, घृत और गुण जो है दोनों का बना करके एक साथ दिया जाए तो अभी बहुत अच्छा कार्य करता है। कल्याणक गुण, ये क्लासिकल योगों के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो क्लासिकल योग हैं, यानी शास्त्रोक्त योग जिसे आप कहते हैं, इसे हम कल्याणक गुण जो है इनका उपयोग अब कल्याणक ग्रुप में क्या क्या है, तो जीरक चूर्ण, पिप्पली मूल, चव्य, सुंठी, मरीच, पिप्पली, गज पिप्पली, अजमुदा, वायुविडंग, सेंधो लवण, हरड़ा बहेड़ा आंवला, धामार्गो, पाठा, चित्रक, धनिया और निशोत, इसका एकत्र करके जो है इसको बनाते हैं। और कल्याण गुण जो है दोनों टाइम काम लीजिए आप आराम से। तो इसमें ग्रहणी, श्वास, कास, स्वरभेद और यह पाचकाग्नि को फिट करता है, धातुओं का जो है स्ट्रेंथ बढ़ाता है धातुओं का। अगस्त्य अवलेह नामक जो है योग आचार्य सुश्रुत ने बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शतौरी घृत का उपयोग भी आप कर सकते हो, वो भी महत्वपूर्ण है। आचार्य चरक ने जो है, यदि आप देखेंगे काश चिकित्सा अंदर, तो घृत और लेह यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इन फॉर्म ऑफ घृत एंड पेस्ट लिप, इसका ज्यादा उपयोग किया है। रीजन क्या है कि यह जो है सूथिंग का काम करता है, यानी गले में जो सूथिंग होने की वजह से वो जाकर के म्यूकस मेम्ब्रेन को सूथ करता है और वह आराम हो जाता है खाने से। तो कंटकारी घृत, कुलत्थादि घृत, पिप्पल्यादि लेह, द्विपंचमूलादि घृत, गुरुच्यादि घृत, ऐसा उपयोग। कासमर्तादि घृत, हरितिकी लेह, द्राक्षादि लेह, त्रिकटु लेह, चित्रकादि लेह। चूंकि अग्निमांद्य है तो अग्निमांद्य में जो है चित्रकादि लेह का बहुत अच्छा काम करेगा और वह जो है क्लियर होता है। धन्यवाद तौफीक जी। चित्रकादि लेह, पद्मकादि लेह, आप इनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के घृत और लेह का उल्लेख किया है। अब हम आपको कुछ विशिष्ट जो है उनके बारे में बताएंगे कि विशिष्ट लेह क्या है। जब आप चिकित्सा की बात आप करते हो, चिकित्सा के अंतर्गत भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि मैं आपको कंटकारी अवलेह की बात बताऊं, तो कंटकारी अवलेह जो है यह स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्र जो है ब्रांकोडायलेटर का काम करता है। इट्स ए नेचुरल ब्रांकोडायलेटर। श्वास नली के जो अवरोध उत्पन्न हुए रहते हैं उसके अवरोध को कम करने का काम करता है, उसको विस्फारक करने का काम करता है, बढ़ाता है। या म्यूकोलाइट है, यानी कफ निस्सारक, ब्रोंकिएटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, कफ, हिक्कप और कोल्ड में आप कंटकारी अवलेह का उपयोग कर सकते हो। सी, अब लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग आप कैसा भी कीजिए बट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ऐसे है कि जब आप किसी भी औषधि का उपयोग या किसी भी आहार का उपयोग आप ज्यादा ले लेते हो, तो ज्यादा लेते ही वह अपना साइड इफेक्ट निश्चित रूप से दिखाते हैं। यदि आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो आपको नौसिया फीलिंग होगी, उल्टी जैसा लगेगा, चलने में तकलीफ होगी, पेट भरा हुआ रहेगा एकदम से। इसी प्रकार से यदि आपने कंटकारी अवलेह का उपयोग ज्यादा किया जो है तो ये एब्डोमिनल बर्निंग उत्पन्न करता है। तो प्लीज जब आप लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के लीजिए और दिखाने के बाद ही आप उसके मात्रा का सेवन कीजिए। इसका डोज जो है 5 to 10 ग्राम है, 5 से 10 ग्राम की मात्रा में हनी के साथ में किंवा उष्णोदक के साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं, किंवा गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। ये कंटकारी अवलेह। दूसरा व्याघ्री हरितिकी अवलेह है। यह भी जो है कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब स्वरभेद यदि आपको ज्यादा हो रहा है, कि वह वात और पित्त का शमन करता है, यह व्याघ्री दूर। तो इसका उपयोग आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में 2 टाइम सुबह शाम बिफोर एंड आफ्टर मील ले सकते हैं, या ल्यूकोम वाटर के साथ में किंवा दूध के साथ में ले सकते हैं। सी,
घृत और अवलेही के अंतर्गत अलावा भी जो है, जब किसी व्यक्ति की कास या ठीक नहीं हो रही हो, मतलब साध्यावस्था खत्म हो गई है, याप्यावस्था आ रही है कि वह कृच्छ साध्यावस्था आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें रस का उपयोग करना चाहिए। रस भस्म, जिसे मेटालिक आप जो है इंग्रेडिएंट्स रहता है उसके अंदर, उसका उपयोग भी बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि रस के बारे में बताया गया कि अल्पमा रोग्यदायित्वात् अल्पम आरोग्य क्षिप्रम आरोग्यदायित्व क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् अल्प अरुचेर प्रसंगता, तो अरुचेर प्रसंगता अल्पमात्रोपयोगित्वात्, इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है। यह शीघ्र ही आरोग्य उत्पन्न करता है और जो है यह रुचि को नाश करता है, रुचि उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में समीर पन्नग रस इसका सेवन कास के अंतर्गत, कफ के अंतर्गत बहुत ही अच्छा बताया है। क्षयज कास और छतज कास में इसका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। ये जो है क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस के अंदर जो है, यानी जो चिरकारी व्याधि है और जो उपद्रव युक्त व्याधियां हैं उसके अंदर स्टिफनेस, शरीर जकड़ गया है, उसके अंदर स्टिफनेस आ गया है कि वह फीवर नहीं जा रहा है, जो कफ जो है वह इन्फेक्शियस कफ है और कफ की वजह से यदि ज्वर उत्पन्न हो रहा है और वह ज्वर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से समीर पन्नग रस का उपयोग कीजिए। इसके अलावा जो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसके कोल्ड एंड कफ, ऐसी स्थिति में जो है समीर पन्नग रस का उपयोग बहुत ही लाभकारी है। यह वात और कफ सामक है। इसका उपयोग 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है विशेष रूप से पारद, गंधक, हरिताल और मलाशिला ये मुख्य घटक है, जो कि शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में जाकर के वहां के अंतर स्थित जो है, जो दुष्टि पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं कि वह उसको क्षपित करते हैं, सहन करने का काम करते हैं। भल्लातक जो है, भल्लातक भी यह बहुत ही दीपन और भेदनीय वर्क करता है, या एक्सपेक्टोरेंट है। भल्लातक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। कफ, अस्थमा, और ये जो है जैसे इसका पोलन जो होता है, भल्लातक का जो पराग होता है, पुष्प जो होता है, यह पुष्प बहुत कार्यकारी होता है। यह अस्थमा के अंतर्गत आप उपयोग कर सकते हो। जैसे कि खास करके कफज की बात जब आती है तो कहते हैं कि कफजो न सरोगो वस्ति न बिबंधो कश्चन यंग न भल्लातकम हन्यात, ऐसा आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा के अंतर्गत बताया हुआ है। फिर अभ्रक भस्म का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें श्वास कष्टता, डिस्निया और एक्सर्शन, क्यों ब्रीथलेसनेस हो रहा है, वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कि वह जो अस्थमा में, कफ में, जीर्ण कास और वूपिंग के अंदर, कफ के अंदर जो है आप अभ्रक भस्म का उपयोग कर सकते हैं। कर्पूर आदि चूर्ण, इसका भी उल्लेख जगह जगह प्राप्त होता है। ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस में जो होता है, यानी सीओपीडी किंवा एआरडीएस किंवा अदर जो है कंटिन्यूअस आपको रेस्पिरेटरी यानी प्राणवाह स्रोत से संबंधित व्याधि है कि वह उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप कर्पूर आदि चूर्ण का उपयोग निश्चित कीजिए। या एनोरेक्सिया में, कफ में, श्वास कष्टता में इसका उपयोग करते हैं और यह वात कफ का शमन करता है। इसको आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में जो है शर्करा किंवा ल्यूकोम वाटर के साथ में सुबह शाम ले सकते हैं। खादिरादिवटी, यदि गले में जो है गला बैठा हुआ है, आवाज ठीक से निकल नहीं रही है, कफ उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे किंवा जो है स्टोमेटाइटिस है। हाँ, अंसारी जी, कास लक्षण स्वरूप उत्पन्न, तो वहां चिकित्सा कैसे होगी? ऐसा है, जो कास की जो व्याधि, जिस व्याधि से कास उत्पन्न हो रहा है, पहले उस हम व्याधि की तरफ ध्यान देते हैं। व्याधि सप्रेस होगा तो कास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। व्याधि सप्रेस होगा तो कास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी जब अनुबंध और अनुबद्ध की बात आती है तो पहले जो है हम जो मूल कॉज रहता है उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है एसटी मधु मुलेठी, जिसे आप जानते हैं, और मुलेठी जो है यह एब्डोमिनल यानी जीआई ट्रैक्ट के लिए बहुत ही वरदान औषधि है। उसके अलावा यह कास को नष्ट करता है, स्वर भेद को नष्ट करता है, यह एंटीटूसिव है। मॉडर्न पैरामीटर्स के अनुसार जो है यह एंटीटूसिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और यह एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कफ को, ब्रांकाइटिस को और अस्थमा को नष्ट करता है। अन्य औषधियों की बात हम करते हैं तो तालिसादी चूर्ण, जैसा कि आपको सबको पता होगा, यदि तालिसादी चूर्ण करें तो यह एक्चुअल में राजक्षमा रोगाधिकार का है, वहां पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो रेमेडी है वह कफ और डाइजेस्टिव एलिमेंट दोनों को ही क्लियर करती है।
लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही है तो समस्या उसको ठीक करेगी। एनोरेक्सिया, इरिटेबल बाउल, जिसे आप आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसकी वजह से भी कफ उत्पन्न हो रहा है तो आप उसे ठीक कीजिए और ऑटोमेटिकली ठीक होगा। देन क्रॉनिक फीवर जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर इवनिंग राइज ऑफ फीवर आना, माइल्ड फीवर उत्पन्न होना, कभी कभी खांसी का आना, कफ उत्पन्न होना कि प्रतिस्या होना, ऐसी स्थिति में भी तालिश आदि चूर्ण का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है, क्योंकि यह एंटीटूसिव है, ब्रांकोडायलेटर है, एक्सपेक्टोरेंट है, म्यूकोलाइट का काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ही क्लियर करता है। इस प्रकार से कि इसके अलावा जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी पाई जाती है, इसीलिए तालिश आदि चूर्ण का उपयोग अस्थमा के अंतर्गत, कफ के अंतर्गत, कॉमन कोल्ड है उसमें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके अंतर्गत जो है, हुपिंग कफ के लिए क्यों पर्टूसिस है, और यूआरटी है, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अंतर्गत जो आप इसका उपयोग कर सकते हो, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट जो है, और समझो ये प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, तो प्रोडक्टिव कफ यानी कफ के साथ में खांसी आ रही बार बार निकल रहा है, तो वहां पे तालिश आदि चूर्ण जो है उसको लिक्विफाई करता है, यानी उस कफ की स्थिरता को कम करता है। लिक्विफाई करके जो थिक म्यूकस हो रहता है, उस थिक म्यूकस को वह बाहर निकालने का काम करता है। और इसके अलावा भी लवंग आदि वटी, लवंग आदि वटी ये जो है हर्बल फॉर्मुलेशन है, और ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। कहां पे? परसिस्टेंट कफ, बार बार कफ उत्पन्न हो रहा हो तो वहां पे लवंग आदि वटी का उपयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ये थ्रोट के इरिटेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, और थिक कफ जो रहता है उसको लिक्विफाई करता है, म्यूकस को लिक्विफाई करता है, लंग को क्लियर करता है और एयरवेज को सूथिंग करता है, उत्पन्न करता है। तो ये जो है सोर थ्रोट के अंतर्गत भी बहुत ही उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा पेन, यानी चेस्ट पेन हो रहा है कफ की वजह से, तो पेन को रिलीव करेगा, बस पॉकेट्स को क्लियर करता है, और ये माउथ अल्सर ठीक करेगा, यानी मुंह में छाले पड़ गए उसको ठीक करेगा, और एंटीटूसिव यानी म्यूकोलाइट, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीटूसिव, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ में एंटी एलर्जिक इसके अंदर एक्टिविटी पाई गई है। इसलिए लौंगादी वटी का उपयोग 2-2 गोली 3 से 4 बार जो है आप निश्चित रूप से करें, जो कि कफ के अंदर जो है लाभदायक होगा। देन चित्रकादी वटी, चित्रकादी वटी जहां जैसे नाम ही से ही क्लियर हो रहा है कि चित्रक उसके अंदर आता है। चित्रक मतलब अग्निशिखा कि वहां अग्नि, उसको साक्षात अग्नि माना गया है, यानी दीपन पाचन का काम करता है। चित्रो दीपन पाचन, ऐसा आचार्य सारंगधर ने भी कहा है। तो चित्रक जो है, चित्रकादी वटी जो है, यह हर्बल मेडिसिन है जो कि डाइजेस्टिव और डिटॉक्सिफाइंग एक्शन उत्पन्न करता है, यानी पेट के अंदर जो भी आम अंश निर्माण हो रहे हैं उसको कम करने का काम करेगा यह चित्रकादी वटी। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। देन लक्ष्मी विलास रस, म्यूकोलाइटिक एक्शन के से कैसे रिलेट करें, ठीक है बेटा। तो लक्ष्मी विलास रस, नारदी, स्पेशली नारदी लक्ष्मी विलास रस, जो कि श्वसन तंत्र के ऊपर किंवा वात वाह संस्थान यानी नाड़ी जो होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, और इसमें खास करके ये करेगा क्या, ये थेरेपेटिक इफेक्ट जो है लंग्स, प्लूरा, एयरवेज, पेरिकार्डियम और ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है, या हार्ट वाल्व्स और कार्डियक वीकनेस यदि है, यानी किसी भी प्रकार की हृदय से जन्य कमजोरी है, यानी हृदय कमजोरी होने के, जो दौर्बल्य होने की वजह से जो कफ अपने को आ रहा है, उसमें नारदीय लक्ष्मी विलास का रस का उपयोग आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायी होता है। यह 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम, एक रत्ती से 2 रत्ती के मात्रा में आप इसका उपयोग मध के साथ में किंवा घृत के साथ में किंवा ल्यूकोम वाटर के साथ में कर सकते हैं। देन रसायन चिकित्सा यदि करनी हो तो च्यवनप्राशा ओले है, अगस्त्या ओले है, इसका भी उल्लेख जो है आचार्यों ने किया है, और जो कि आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड भी जो है मार्केट में उपलब्ध है, जिससे आप कास की चिकित्सा कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो हर्बल ड्रग्स हैं, यानी जो औषधियां हैं, वो कैसे कार्य करती हैं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे फार्मुलेशंस हैं, और उसके अंदर जो यदि आप सिंगल ड्रग की बात करते हो तो सिंगल ड्रग कैसे काम करता है। जैसे म्यूको
काइनेटिक एक्शंस कैसे रिलेट करते हैं? निश्चित रूप से यदि इरिटेशन हो रहा है आपके श्वास नलिका के अंतर्गत, तो श्वास नलिका में क्षोभ उत्पन्न होना यह वात का विशिष्ट लक्षण। वात को नष्ट करने के लिए आप जो है, क्योंकि कटु तिक्त कषाय क्यों वात जो है वायु और आकाश दो को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो हमें देना क्या चाहिए? इसमें मृदु स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, स्नेहन का उपयोग करना चाहिए, क्यों उष्ण जल का उपयोग करना चाहिए। तो उष्ण जल का उपयोग और मृदु और स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग जो है यह वात के क्षोभ को यानी इरिटेशन को नष्ट करता है। ऐसा तो हम बात कर रहे थे सिंगल ड्रग्स की बात। तो जैसे ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी जो है खास करके बताया ब्राह्मी में कि ब्राह्मी हिमा सरातिक्ता लघु मेद्या च शीतला कषाया मधुरा स्वादुपाका आयुष्या रसायनी। इसके साथ साथ में अब ये रसायन होने की वजह से क्यों यह हिम है यानी शीत, सर, तिक्त, लघु, मध्य, बट इसके साथ साथ में यह स्वरिया यानी स्वर भेद यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो उसको कम करता है, सप्रेस करता है और स्वर को उत्पन्न करने में कि वह नॉर्मल स्वर लाने में सहायक होता है। स्मृति पदाह कुष्ठ पांडु मेह अस्र कासजित। भावप्रकाश ने कहा है कि यह कासजित है यानी कास को नष्ट करता है, ऐसा ब्राह्मी के बारे में बताया है। दूसरा जो ड्रग है, सिंगल ड्रग की बात हम करेंगे, तो यह वचा है। वचा भी जो है यह कटु तिक्त उष्ण वात श्लेष्म रुजापा। वात और श्लेष्म यानी चूंकि आप जानते हैं कि कफ जो है यानी कफ कास यह वात और श्लेष्म प्रधान व्याधि है और इनको नष्ट करता है वचा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्वरभेद उत्पन्न हो रहा है, स्वरभेद के अंदर जो वचा चूर्ण का उपयोग बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह कंठ्य है। कंठ्य उसकी प्रॉपर्टी है धन्वंतरी निघंटु के आधार से। रुद्य है यानी रुद्र दौर्बल्य यदि उत्पन्न हो रहा है, उससे कास उत्पन्न हो रहा है, तो आप जो है वचा चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा विबंध आधमान शूलनुत यानी विबंध की वजह से भी यदि कास कफिंग उत्पन्न हो रही है, तो उसमें वचा चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वातानुलोमन होगा, कटु तिक्त उष्ण होने की वजह से पाचन होगा और ये अच्छा काम करता है। देन चित्रक, मैंने अभी चित्रक भी पहले कहा कि चित्रकादिवटी का उल्लेख किया था। तो चित्रक जो है यह कटु है, कटु विपाकी और वह्निकृत है और पाचक है, लघु है। यह रुक्ष उष्ण ग्रहणी कुष्ठ शोथ अर्श और काशनुत बताया गया है। रुक्षोष्णो ग्रहणी कुष्ठार्था कृमि काशनुत वात श्लेष्म हरो ग्राही वातार्षः श्लेष्म पित्तरुत। श्लेष्म पित्त और वात श्लेष्म दोनों को ही नष्ट कर रहा है। आचार्य भावमिश्र ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। देन पिप्पली, त्रिकटु के अंदर जो है पिप्पली खास करके आप देखे होंगे, तो पिप्पली जो है यह दीपनम पिप्पली मूलम कटु उष्णम पाचनम लघु। पिप्पली का मूल जो होता है यानी उसका जड़ जो होता है, पिप्पली मूल जिसे आप कहते हो, वह कटु उष्ण पाचन, कटु उष्ण और लघु है, इसलिए पाचन का काम करता है। रुक्षम पित्तकरम भेदी कफ वात उदरापहम, कफ और वात को नष्ट करता है। देन आराह प्लीह गुलमग्नम कृमि श्वास क्षयापहम, कृमि श्वास यानी कफ के बाद कफिंग ज्यादा होती है तो उससे ब्रीथलेसनेस बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो है पिप्पली मूल का आप उपयोग कर सकते हो, बहुत ही लाभदायक है। पिप्पली मूल का अलग से भी यदि आपने जो है चूर्ण का उपयोग शहद के साथ किया तो आप भी श्वास नलिका का विस्फारक करती है, इससे म्यूकोपुरुलेंट विथ ब्रोंकोडायलेटर एक्ट करता है। मरीच, काली मिर्च जिसे आप कहते हो, तो मरीचम कटुकम तीक्ष्णम, यह कटु है, तीक्ष्ण है, दीपन है और कफ और वात को नष्ट करता है। मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वातजित उष्णम पित्तिकरम रुक्षम श्वास शूल कृमीन हरेत, श्वास को नष्ट करता है यानी कफ के उपरांत यदि श्वास उत्पन्न हो रहा है, खांसी बार बार आ रही है, वहां पे ब्रीथलेसनेस हो रहा है, तो उसको यह नष्ट करता है। दिन दालचीनी का उपयोग क्यों, तामलकी का उपयोग, तामलकी यह जो है हिमा तिक्ता कसाया मधुरा हिमा रोचनी पांडु पित्त अश्र कफ कुष्ठ विशापहा जयेत श्वास तृषा दाह हिदमा काश शतक्षयान। यह जो है श्वास के साथ साथ में काश
जो उत्पन्न हो रहा है उसको नष्ट करता है, ऐसा कैवल्य निघंटु के अंदर स्पष्ट उल्लेख मिलता है। देन आर्द्रक, शुंठी आर्द्रक, तो आर्द्रिका भेदनी गुर्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी मता कटुका मधुरा पाके रुक्षा वात कफापहा। ये बताया कि कटुका मधुरा पाके, यह कटु होते हुए मधुर विपाकी है। उसके अलावा नागरम यानी शुंठी, नागरम कफ वातग्नम, कफ और वात दोनों को ही नष्ट करता है। विपाके मधुरम कटु, या मधुर विपाकी है। कटु रसात्मक है। वृष्य उष्णम, या वृष्य है, उष्ण है। रोचनम रुद्यम शास्नेहम लघु दीपनम, कफ अनिलहरम, कफ और अनिल यानी कफ और वात इनको नष्ट करता है। स्वरियम स्वरभेद है तो स्वरभेद को नष्ट करता है। विबंध आदमान शूलनुत, कटुष्णम रोचनम नृत्यम वृश्यम, सूत्र स्थान अध्याय 46 में इसके बारे में बताया हुआ है। देन कटुका, कुटकी जिसे आप कहते हो, तो कट्वी तु कटुका पाके तिक्ता रुक्षा हिमा लघु भेदनी दीपनी हृदया कफ पित्त जोरापहा, प्रमेह श्वास कास अश्र दाह कुष्ठ कृमि प्रणुत, कास को नष्ट करता है, यह कटु विपाकी है। तिक्त है, रुक्ष है, हिम और लघु है, यह भेदन का काम करता है, दीपन का काम करता है। रुद्य है, कफ पित्त को नष्ट करता है। उसके अलावा बताया कि कटुका लेखनी स्तन्य जननीचा, लेखन काम करने की वजह से कफ जो जहां पे बैठे हुए हैं कफ को बाहर निकालने का काम करेगा, ये कुटकी। देन त्वक, जिसे आप दालचीनी कहते हो, तो त्वच्यम लघु उष्णम कटुकम स्वादु तिक्तम च रुक्षकम, त्वच्यम लघु उष्णम कटुकम स्वादु तिक्तम च रुक्षकम, पित्तलम कफवातग्नम कंडु आमय रुचि नाशनम, मृदुवस्ति रोगवातार्षः कृमि पीनस कासजित, कृमि पीनस कासजित, पीनस प्रतिस्याय लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने वाला, जब जाकर के कफ जो है वह एकदम ग्रथित हो जाता है कि वह थिक म्यूकस हो जाता है जो नाक के अंदर आता है, और नाक से फिर फाउल स्मेलिंग आती है, दुर्गंधी युक्त जो है उत्पन्न होता है। व्यक्ति जो है नाक से सांस लेने में समर्थ नहीं होता है, उसे किसी भी प्रकार के गंध ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह पीनस और कास इन दोनों को ही दालचीनी नष्ट करती है। आयुष मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि आप जो है काली मिरी, शुंठी, दालचीनी का उपयोग करें, काढ़े के रूप में उपयोग करें, जो कि आपके श्वास नलिका को एकदम समृद्ध रखता है, उसके अलावा आपके इम्यून पावर को बनाए रखता है। इसलिए जो कि उल्लेख भी किया है, राजनिघंटुकार ने स्पष्ट बताया है कि यह पीनस और कासजित है, पीनस और कास दोनों को ही नष्ट करता है। हिंगू की बात मैंने कही थी, तो हिंगू उष्णम पाचनम रुच्यम तीक्ष्णम बात बलासरुत, बात और बलास यानी वायु और कफ दोनों को ही नष्ट करता है। देन शूल गुल्म उदर आनाह कृमिघ्नम पित्तवर्धनम, स्त्री पुष्पजन्यम बल्यम मूर्छा अपस्मारपहम, इनको नष्ट करने वाला यह हिंगू है, इसलिए हिंग का उपयोग भी करते हैं। तो अंसारी जी का है, इन डेली रूटीन वी सी सडन ऑनसेट ऑफ कफ एट मिडनाइट टाइम, व्हाट शुड बी डू टू गेट फास्ट रिलीफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि जो है देखिए डेली रूटीन में सडन ऑनसेट बताया गया, वह इस प्रकार का कफ ऐसे ही व्यक्तियों को या रुग्णों को होता है जो कि साधारणतः एलर्जिक होते हैं। और यदि समझो आपने रात्रि में आहार का उपयोग ज्यादा कर लिया, यानी ज्यादा भोजन मात्रा में कर लिया, क्यों आप लेट सो रहे हो, क्यों आपने शीतल जल का उपयोग किया यानी कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग किया, क्यों फ्रिज के पानी का उपयोग किया, क्यों जो आपने पिष्टान्न का सेवन किया, पिज्जा बर्गर केक पेस्ट्रीज इनका सेवन किया, तो ऐसी स्थिति में कफ जो है यह संचित होता है। जब आप सोने जाते हो तो अचानक आपको जो है ब्रीथलेस उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले तो उठ जाना चाहिए, उठ करके गर्म पानी का उपयोग करें, किंवा पिप्पली चूर्ण किंवा त्रिकटु चूर्ण यदि घर के अंतर्गत आपके है तो त्रिकटु चूर्ण को मध के साथ में किंवा गर्म पानी के साथ में लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। और उसके अलावा जो है स्टीम इनहेलेशन, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का ब्रोंको डायलेटर मशीन नहीं है घर के अंदर, किंवा किसी भी प्रकार का जो है मॉडर्न मेडिसिन नहीं है या कुछ नहीं है, तो त्रिकटु चूर्ण मध के साथ में किंवा गर्म पानी के साथ उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है और तेजी से लाभ मिलता है। और दूसरी बात जो है
हमने योग की बात की, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम करने की वजह से कि वह लंबी श्वास लेकर के उसको थोड़ा सा रोक करके धीरे धीरे छोड़िए, फिर आपके श्वास जो है बैलेंस होता है, संतुलित तो होता है। इस प्रकार से आप उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस अंसारी जी, या किसी भी चिकित्सक को यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप उसको आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उपस्थित हूं यहाँ पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है। क्योंकि यदि आप ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का पोलन यानी डस्ट, जैसे अभी हमने आपको काफी कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा बताई, उन चिकित्सा का यदि आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि वहाँ आपके फैमिली फिजिशियन यानी डायरेक्ट डॉक्टर के साथ में उनके देख रेख में ही इन औषधियों का उपयोग आप करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और आप ऐसे आहार विहार से बचें जो आपके वात को और कफ को दुष्ट कर रहा है, जो कि कफ को उत्पन्न कर रहा है, डस्ट से, एलर्जी से, कि वह आपके पेट्स जो हैं घर के अंदर, लाइक कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, खरगोश है, ये लोग पालते हैं, तो ऐसे इनसे भी जो है, जो आपको तोता है, पैरेट्स है, तो ऐसे ही लोगों से भी जो है आपको एलर्जी हो सकती है। आपके घर के अंदर कंटिन्यूअस धूल जमा हुआ, उससे एलर्जी हो सकती है। यदि कपड़े साफ नहीं, उससे एलर्जी हो सकती है। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे एलर्जी हो सकती है। तो इन एलर्जेंट से बचने का कोशिश करें कि वह जो है हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें, वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और आपके शरीर की जो व्याधि की क्षमता है, उस व्याधि क्षमता को बनाने का कोशिश करें। जी भैरवी जी, व्हाट इज द डोज ऑफ त्रिकटु चूर्ण? त्रिकटु चूर्ण का उपयोग, देखिए बेटे ऐसा है कि हम आयुर्वेद की जब चिकित्सा करते हैं, मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं, आप लोग हमसे क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। अब तो आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज ऑफ त्रिकटु चूर्ण? त्रिकटु चूर्ण की जब बात आती है कि वह किसी भी बात की, तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा का हमारा सिद्धांत है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, यानी हम मॉडर्न पैरामीटर की तरह से नहीं, हम जो है आयुर्वेद चिकित्सक पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, यानी प्रत्येक व्यक्ति के व्याधि को, व्याधि की अवस्था को, व्याधि की अवस्था को, रोगी की अवस्था को, और रोगी का रोग किस काल में, किस एरिया में, लाइक वह अनूप व्याधि है, उदक व्याधि है, कि वह जंगल व्याधि है, कि वह साधारण प्रदेश की उत्पन्न व्याधि है, उसके आधार पर जो है, रोगी की अवस्था के आधार पर, रोगी का वह व्याधि क्रॉनिक है यानी जीर्ण हो चुका है, या आशुकारी यानी शीघ्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखते हुए हम औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन साधारणतः त्रिकटु चूर्ण की बात यदि आप आती है तो चूंकि वह है उसमें मिरी, पिपली और शुंठी है जो कि गर्म करता है, इसलिए इसका 2 ग्राम की मात्रा, मैक्सिमम 2 ग्राम की मात्रा आप हनी के साथ में लीजिए, कि वह उष्णोदक के साथ में लीजिए, भोजनोपरांत लीजिए, प्रातः सायं, वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। धन्यवाद कृष्ण मुरारी जी। एनी अदर क्वेश्चंस? जो भी इस समय लाइव हैं कृपया वो प्रश्न पूछ सकते हैं। एनीबडी हु वांट्स एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि इंडस्ट्रीज बहुत खुल गई हैं, कि वहाँ रबर के वर्क बहुत होते हैं, लाइक अभी जब गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं तो टायर की आग जलाने से भी जो है बहुत ही टॉक्सिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स की वहाँ अन्य जो चीजें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वह एलर्जिक होता है, उनसे बचना भी बहुत आवश्यक है। कि वह एस्बेस्टस करके जो ऑक्साइड है उसकी वजह से भी एलर्जी उत्पन्न होती है, उससे भी बचना आवश्यक है। तो इन कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसे हम उन कारणों को दूर करते हुए कि उनसे दूर रहते हुए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि व्यक्ति पथ्य का पालन करे तो उसे औषधि की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे कि लोले महाराज जी ने कहा कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे ही, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे ही, यानी यदि हम पथ्य का पालन कर रहे हैं तो हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है, और पथ्य का पालन हम नहीं कर रहे हैं तो भी हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप ध्यान सकते हैं, यानी पथ्य का पालन कीजिए, मूंग के सूप का उपयोग कीजिए, गर्म पानी लीजिए, आंवले का उपयोग लीजिए, त्रिकटु चूर्ण का उपयोग कीजिए, त्रिफला चूर्ण का उपयोग कीजिए, आपके पेट को साफ रखिए जिससे आपको किसी प्रकार की व्याधि ना हो। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भ्रस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, इसके उपयोग से आपका बहुत ही स्वास्थ्य बना रहेगा। प्रातः काल आधे से लेकर के पौने घंटे तक आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए,
मॉर्निंग वॉक में जो है आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। प्रातः काल की हवा बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 और 7 अगस्त को जो है, आने वाले 6 और 7 अगस्त को विश्व आयुर्वेद संगठन की तरफ से एक इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस है, जिससे आप पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सब क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं और आप लोग सेटिस्फाइड हैं, ऐसा समझते हुए मैं आप सबसे डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा विदा लेता हूं। शुभ संध्या, शुभ संध्या। धन्यवाद, नमस्कार।